है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा में सदन की कार्रवाई में रुकावट डालने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा, हंगामे के चलते किसानों के मुद्दे पर नहीं हो पा रही है संसद में चर्चा। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक को मिलेगा मुआवजा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी जाएगी राशि। गेहूं की खरीद पहुंची अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर। पिछली अधिकतम धान खरीद की तुलना में 11.13% अधिक गेहूं की खरीद। लगभग 49.15 लाख किसान एमएसपी मूल्यों पर हुई खरीद से हो चुके हैं लाभान्वित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, नए कृषि सुधार कानून कृषि विकास में मील का पत्थर होंगे साबित। कृषि व्यवसाय को मिला बड़ा प्रोत्साहन। उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात की गई निर्यात। 2020-21 में भारत ने 11,000 करोड़ रुपए के फलों एवं सब्जियों को किया है निर्यात। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष द्वारा शोर शराबा करने और सदन की कार्यवाही में रुकावट डालने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष के हंगामे के चलते किसानों के मुद्दे संसद में नहीं उठ पा रहे हैं। गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो हल्ला जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर हो रहा है। वहीं संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि भारी बारिश से हुए कृषि के नुकसान पर महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक के लिए मुआवजे की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें महाराष्ट्र को 701 करोड़ रुपए, राजस्थान को 113 करोड़ रुपए और कर्नाटक को 729 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी जाएगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को वो एनडीआरएफ फंड से पैसे उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और वहीं राजस्थान में 113.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वहीं कर्नाटक के लिए भी 729.3 करोड़ रुपए एनडीआरएफ फंड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग से इस बार का जो बजट था उसमें भी प्रावधान किया और इसके लिए जो मुख्य रूप से हमारे जो है, एक तो राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम भी है और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भी होता है और दूसरा नमामि गंगे के तहत गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर जोन घोषित किए गए, जिसके किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर होती है और इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक कृषि के तहत भी इस देश के अंदर इस कार्यक्रम को भी किया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको भी ऑर्गेनिक जोन के तहत कुछ स्थानों के अंदर चिन्हित करके और उनको ऑर्गेनिक जोन के तहत किया गया। लगभग आज देश के अंदर 38 लाख हेक्टेयर के अंदर ये ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर अगर करते हैं तो 10 किसान होते हैं, तो 10 किसान तक अगर उनका ग्रुप बनाकर अगर वो करते हैं तो उसके लिए ग्रुप को सरकार की तरफ से 20 हेक्टेयर कम से कम जमीन होती है तो 50 लाख रुपए तक की सहायता किसान को प्रदान की जाती है और उसमें 31,000 रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में 3 साल के लिए उसमें ये प्रावधान है और 21,000 डायरेक्ट किसान के खाते में डाले जाते हैं और बाकी के 19,000 रुपए जो होते हैं वो 19,000 अध्यक्ष महोदय जी उनको अलग अलग ट्रेनिंग और इस पार्ट के लिए कि उनको दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिक खेती की ओर किसान जाए और जो पेस्टिसाइड की बड़ी समस्या है उसका समाधान भी हो सके और प्रधानमंत्री ने इसके लिए विशेष बजट के अंदर इसको हमने अलग से कार्यक्रम लेकर उसको ट्रेनिंग देकर आगे काम को बढ़ाया।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह भी कहा कि निम्न गुणवत्ता वाली रासायनिक खाद पर उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। नकली पेस्टिसाइड का उपयोग करने की वजह से कितनी कैसे कार्रवाई होती है, तो इसके लिए हमारे इंस्पेक्टर हैं और राज्य के भी इंस्पेक्टर होते हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के भी इंस्पेक्टर होते हैं और वो इंस्पेक्टर जाकर उसकी वहाँ पर रेड भी करते हैं। ऐसी अगर संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और कानून का प्रावधान भी है। और गेहूं की खरीद अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका सीधा फायदा जो किसान है उनको दिया जा रहा है। पिछली उच्च धान खरीद की तुलना में 11.13% अधिक गेहूं की खरीद की गई है 2020-21 में। इसके साथ साथ लगातार भुगतान भी किया जा रहा है। 2021-20 के समापन के बाद अधिकांश गेहूं की खरीद वाले राज्यों से 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद किसानों से की जा रही है। खरीद ने आरएमएस 2020-21 के पिछले उच्च स्तर पर 379.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की इसी समान अवधि की बात करें तो लगभग 387.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया था और उसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। 49.15 लाख किसान मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से सीधे तौर पर लाभान्वित हो चुके हैं। किसानों को 85,581.39 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है कि गेहूं की खरीद पर। इसके साथ साथ खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से अभी भी जारी, यानी कि जो सरकारी सेंटर है वहां पर लगातार किसानों से धान की खरीदी अभी भी की जा रही है। 25 जुलाई 2021 तक 869.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है, यानी कि खरीदी अब तक की जा चुकी। खरीफ फसल का 707.69 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 162.11 लाख मीट्रिक टन धान भी खरीदी में शामिल है। जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 759.24 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे तौर पर खरीदा गया था और इसका लाभ भी उनको किसानों को मिल रहा है। 128.38 लाख किसानों को एमएसपी मूल्य पर 1,64,217.43 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, यानी कि जो कुल खरीदी हुई है उसका भुगतान भी किसानों को कर दिया गया है। और राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा, यानी कि जो 12 फसलें हैं उसका भी क्रय करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। और केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। मसूर पर कृषि और अवसंरचना विकास उपकर में भी कटौती की गई और इसे 20% से 10% कर दिया गया है। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में तेजी आएगी और कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित अधिसूचना पटल पर रखी। संशोधित सीमा शुल्क और उपकर आज से लागू हो जाएगी। अधिसूचना के अनुसार अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से निर्यात किए गए मसूर दाल पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका से निर्यातित मसूर दाल पर प्राथमिक सीमा शुल्क 30% से कम करके 20% कर दिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इससे 11,000 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व का प्रभाव पड़ेगा। और अब बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों की, यानी कि केवीके, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का केंद्रीय कृषि मंत्री ने उद्घाटन किया है ताकि किसानों को इसका सीधे तौर पर फायदा पहुंच सके। नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती को समृद्धता देने वाले हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये सारी बातें कही। तोमर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार गांव, गरीब किसान, किसानी की प्रगति के लिए लगातार काम कर रहा है। 2022 का एक लक्ष्य भी तय कर रखा है कि किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में गांव-गांव अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज शुरू किए गए, जिसका फायदा किसानों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र केवी के उद्घाटन मौके पर कि हर सप्ताह मंत्रालय में इसकी प्रगति के लिए बैठकें होती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हर सप्ताह मंत्रालय में इसकी बैठकें की जाती है, समीक्षा की जाती है। 6,850 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 नए एफपीओ के गठन की स्कीम तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून भी लाए गए हैं, यानी कि किसानों को एक संगठन बनाया जा रहा है जिसमें किसान आधुनिक खेती कर सकेंगे। 86% छोटे मझोले किसान इनके माध्यम से और मजबूत होंगे, जिससे देश की भी ताकत बढ़ेगी।
उन्होंने ये भी कहा कि पशुधन एवं मछली पालन के विकास के लिए भी हमारे केवीके पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, नए नए जो शोध हैं वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि व सभी संबद्ध क्षेत्रों की सतत प्रगति व किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार केवीके यानी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो काम कर रहे हैं। देश में लगभग 700 के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र है। वर्तमान में 723 केवीके आईसीआर की इकाइयों, गैर सरकारी संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि किसान अधिक से अधिक जागरूक हो, आधुनिक खेती करें ताकि उनकी जो आर्थिक आय है वो बढ़ सके। और कोविड के बावजूद कपास सीजन 2020-21 में एमएसपी पर 92 लाख कपास की गांठों की खरीद हुई। इस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के हितों के लिए समर्पित है। कोरोना आपदा के बावजूद कपास सीजन 2020-21 में एमएसपी पर 92 लाख कपास की गांठों की खरीद हुई है और 19 लाख किसानों को 26,000 करोड़ रुपए वितरित भी किए गए हैं। और अब बात करते हैं कि कृषि व्यवसाय को एक बड़ा प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सब्जियों की पहली खेप जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई को निर्यात की गई है ताकि जो किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। अगर हम जो चीजें निर्यात की गई, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के किसानों से करी पत्ता, उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सब्जियों की पहली खेप जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई को निर्यात की गई, यानी कि स्थानीय किसानों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। हरिद्वार के किसानों से करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप दुबई को भेजी गई है। सब्जियों के निर्यात में उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप मई 2021 में डेनमार्क को भी निर्यात किया गया था, यानी कि जो स्थानीय सब्जियां हैं वो विदेश में भेजी जा रही हैं, यानी कि जो लोकल चीजें हैं उनको ग्लोबल किया जा रहा है। उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड और एक निर्यातक जस्ट ऑर्गेनिक के सहयोग से एपिडा ने निर्यात के लिए जैविक प्रमाणन मानकों को भी पूरा किया है, यानी कि जो जैविक खेती करते हैं उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, वो निर्यात भी कर सकते हैं। और कई एफपीओ हैं वो भी लगातार काम करें। उत्तराखंड सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद भी करती है, किसानों को काफी कुछ फायदा भी दिया जाता है। एक अनूठी पहल के जरिए यूके एपीएमबी जैविक प्रमाणन के लिए हजारों किसानों की सहायता करता है, यानी कि जो बड़ी मात्रा में जैविक खेती करते हैं वो प्रमाण पत्र उनको लेना जरूरी होता है। ये किसान मुख्य रूप से रागी है, झिंगोरा है, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं और विदेशों में इनकी काफी मांग रहती है। एपिडा उत्तराखंड में एक पैक हाउस स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी योजना बना रहा है। एपिडा भी लगातार किसानों के संपर्क में है और उनको बढ़ावा दे रहा है। इस योजना से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत को भी लगातार एपिडा जो है वो पूरा करेगा और इसकी मांग को और प्रोत्साहित किया जाएगा। एपिडा कृषि उपज की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के जरिए खरीदारों को किसानों से जोड़कर क्षमता निर्माण जारी रखेगा, यानी कि एक चेन की तरह काम करेगा जो किसानों से संपर्क करेगा और उनकी जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको बाहर भेजेगा। एपिडा खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार संवर्धन गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और पैकेजिंग का भी कार्य करता है, यानी कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ जो उनके उत्पाद हैं उसकी पैकेजिंग भी की जाती है। और ओडिशा में पुरी नल से सीधे पानी का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की योजना लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल परियोजना का उद्घाटन करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब पुरी सीधे नल से पेयजल की व्यवस्था वाले लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे वैश्विक शहरों में शामिल हो गया है। इस परियोजना से पुरी के 2.5 लाख निवासी और प्रतिवर्ष पावन नगरी की यात्रा करने वाले लगभग 2 करोड़ पर्यटकों को लाभ होगा। इस योजना से लोगों को पानी जमा कर रखने या उपयोग से पहले इसे फिल्टर करने की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने कांगड़ा चाय औषधि पौधों और आयुर्वेद को आधार बनाकर इम्यूनो मॉड्यूलेटर तैयार किया है। इसमें आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान को भी समावेशित किया गया है और इससे लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर्बल इम्यूनो मॉड्यूलेटर तैयार किया है। इसे औषधीय पौधों और अन्य हिमालय जैव संस्थानों सहित तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें कांगड़ा चाय का समावेश भी किया गया है। कांगड़ा चाय अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि वैज्ञानिकों द्वारा काफी शोध के बाद ये हर्बल इम्यूनो मॉड्यूलेटर तैयार किया गया है। हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया
और हमने लैब में एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए और हमें ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमें परिणाम ये मिले कि चाय के अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी है और चाय के साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इम्यूनिटी बूस्टिंग होती है। हमने एक ट्रेडिशनल नॉलेज से आयुर्वेदिक के अंदर जो ज्ञान था उसके आधार पे हमने एक अपना इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया और इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने के बाद हमने उसका लैब में परीक्षण किया चूहों के ऊपर और हमने ये पाया कि जो हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फार्मूलेशन तैयार किया है उसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। संस्थान ने नई दिल्ली की एक कंपनी को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद के लिए तकनीक हस्तांतरित की है। इसी कंपनी का इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये मॉड्यूलेटर लॉन्च किया गया है। हमारा आधार आयुर्वेद का था और लैब में हमारे पास प्रॉपर डेटा था, तो उसके आधार पे हमें काफ़ी एक कॉन्फिडेंस था कि हम जो भी इम्यूनिटी बूस्टर जो हम लॉन्च करने जाएंगे उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। इस समय हमने उसके कई सारे फॉर्मेट तैयार किए हैं अपने इम्यूनिटी बूस्टर के, जैसे आप उसको पाउडर के रूप में भी है, कैप्सूल के रूप में भी है, सिरप के रूप में भी है, जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। एक कंपनी के साथ करार हुआ है अभी हमारा इम्यूनिटी बूस्टिंग फॉर्मुलेशन के लिए और ये खाली कोविड के लिए ही नहीं बट इन जनरल इम्यूनिटी बूस्टर है, तो शरीर को काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलने की पूरी उम्मीद है। संस्थान के निदेशक संजय कुमार के अनुसार इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने के बाद प्रयोगशाला में इसका चूहों पर प्रयोग किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और ये सुरक्षित है। डीडी न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का 52वां स्थापना दिवस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने गुरुग्राम हरियाणा में निगम के नए आधुनिक कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। स्थापना दिवस पर केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने गुरुग्राम हरियाणा के आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में विद्युत की उपयोगिताओं के प्रमुख नियामक मापदंडों पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल ही में रिकॉर्ड समय में हर गांव और गांव को जोड़ने और विद्युत क्षेत्र को बदलने का काम पूरा किया है। इसके साथ साथ ग्रामीण विद्युतीकरण के और विस्तार की बात करें तो DDUG-JY योजना के तहत देश ने गांवों के 100% विद्युतीकरण का एक लक्ष्य भी हासिल कर लिया, यानी कि जो गांव हैं उनको लगातार विद्युत यानी बिजली से जोड़ा जा रहा है। रिकॉर्ड समय में 2.81 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जो समय पर पूरा किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का उन्होंने विमोचन भी किया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड एक नवरत्न गैर बैंकिंग वित्त पोषण संस्था है जो लगातार ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने का काम करती है। संस्था NBFG जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके साथ साथ 1969 में स्थापित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने संचालन के क्षेत्र में अपने 50 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। REC के वित्त पोषण से भारत में हर चौथे बल्ब को रोशनी मिलती है कि यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण का लगातार विस्तार हुआ है। और अब बात करते हैं मानसून की। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण हुई भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है, जबकि रत्नागिरी, सतारा, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और पुणे के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब भी 25 लोगों के लापता होने की खबर है। प्रभावित 1028 गांवों से 3,75,178 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने का निर्देश दिया है। राज्य भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर हुई तबाही से अब धीरे धीरे उबर रहा है। ठाकरे ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बीमारियां न फैलें। इस बीच भूस्खलन प्रभावित तलिये गांव में बचाव अभियान आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। अब तक 53 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और 31 लापता है। वहीं हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने देश में पहली बार
मानक फ्रूट की खेती की शुरुआत की है। संस्थान द्वारा कुल्लू में इस पौधे का रोपण किया गया। मानक फ्रूट चीनी के मुकाबले करीब 300 गुना अधिक मीठा होता है, जो मधुमेह के रोगों के लिए भी लाभदायक है। पेश है खास रिपोर्ट। मूल रूप से चीन में पैदा होने वाले मोंक फ्रूट की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैदावार शुरू की गई है। हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा कुल्लू में प्रगतिशील किसान मानव खुल्लर के खेत में इसकी पौध लगाकर ये शुरुआत की गई है। ये पौधा इसलिए खास है क्योंकि इसके फल से मिठास का एक बढ़िया विकल्प तैयार किया जाता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए भी लाभदायक माना जाता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार के अनुसार भारत में मोंक फ्रूट का एक भी पौधा नहीं था और चीन से इसे मंगवाने के बाद 2 से 3 साल का शोध कर इसके प्रसंस्करण की तकनीक विकसित की गई है। अगर आपको मीठा खाना है तो इसके कई सारे ऑल्टरनेटिव हैं और एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसको हम मोंक फ्रूट कहते हैं। ये जो मोंक फ्रूट है इसके अंदर चीनी तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एक मिठास होती है एक कंपाउंड की वजह से, जिसको मोंग्रोसाइड्स कहते हैं। ये जो मोंग्रोसाइड्स होते हैं ये चीनी से करीब 300 गुना ज़्यादा मीठा होते हैं और इसलिए हमने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए जो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन मीठा खाना चाहते हों, उनके लिए हम कोई क्रॉप इंट्रोड्यूस करें, कोई फसल हम देश में लेकर आएँ। तो हमने रियलाइज़ किया कि मोंक फ्रूट जो है इस समय पूरे संसार में सिर्फ चाइना में इसकी पैदावार होती है और हिंदुस्तान में हम सबको चाहिए तो ऐसी चीज़, लेकिन हमारे देश में एक भी इसका पौधा नहीं है। तो हमने ये करीब 2017 से हमने प्रयास शुरू किया मोंक फ्रूट को भारत में लाने का और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो एक ICAR का इंस्टीट्यूट है और देश में उन सब गतिविधियों पे नज़र रखता है कि देश में हम जब भी कोई नई फसल लेकर आते हैं, नए बीज इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमने उनकी मदद ली और उनके माध्यम से हमने मोंक फ्रूट को भारत में इंट्रोड्यूस किया। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोबीर कुमार पाल ने कहा कि मोंक फ्रूट ज्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में 16 से 20 डिग्री के बीच होता है और 8 महीने में इसका फल तैयार हो जाता है। मोंक फ्रूट को एक बार लगाने के बाद ये पौधा लगभग 5 साल तक फल देता है। इसका फ्रूटिंग टाइम्स जैसा जर्मिनेशन से लेकर फ्रूटिंग के लिए 8 मंथ के आसपास टाइम लगता है और इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन हमें सुटेबल लगा है वो है जो हिली माउंटेनस हिली एरिया, इवन जो ह्यूमिड कंडीशन एंड एवरेज मीन टेम्परेचर 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। और इस क्रॉप का जो एडवांटेज यही है कि इस क्रॉप को जो प्रोडक्शन है पार्ट प्लांट हमने देखा नियर अबाउट ऑन एन एवरेज 1 किलो तक प्रोडक्शन आता है। इवन फ्रूट साइज इसका ऑन एन एवरेज 60 ग्राम तक हमें मिला हुआ है और इस क्रॉप को नियर अबाउट एक बार लगाने से 5 साल तक प्रोडक्शन मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में मोंक फ्रूट की खेती को विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद शिमला से प्राप्त वित्तीय सहायता से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। और गाय के गोबर से बनने वाली खाद और बायोगैस जैसे उत्पाद के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब आपके घरों को गाय के गोबर से बने पेंट से रंगा जाएगा, जो कि पूरी तरह इको फ्रेंडली है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जयपुर के कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। खादी ग्राम उद्योग द्वारा मार्च 2020 में इस परियोजना की अवधारणा तैयार की गई थी। पेश है ये खास रिपोर्ट। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से जयपुर के कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान में प्राकृतिक पेंट की नई इकाई शुरू हो गई है। इसके जरिए यहाँ गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा रहा है। आयोग के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीणा ने बताया कि यूनिट शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब तक यहाँ से 418 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यहाँ पे गाय के गोबर से निर्मित पेंट का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। हमने अभी तक इस संस्थान में 418 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और करीबन 150 से ज़्यादा लोग हमारे पास वेटिंग में हैं।
नया संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी और मशीनरी से लैस है, जो गुणवत्ता और एकरूपता के मामले में उत्पाद के उच्चतम मानकों को भी सुनिश्चित करेगा। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है। इससे पहले प्राकृतिक पेंट का निर्माण प्रोटोटाइप परियोजना पर मैन्युअली रूप से किया जा रहा था। नई विनिर्माण इकाई के चालू होने से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन क्षमता दोगुनी हो गई है। इस पेंट की विशेषताएं हैं कि ये इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, इसके अष्टलाभ हैं जो अन्य पेंट के अंदर नहीं है। आप इसको देखेंगे, ये रेडी टू शिप कह सकते हैं कि जब भी आप पेंट करके अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती, जबकि अन्य पेंट में आप पेंट करने के बाद में 4 से 6 घंटे कम से कम आप उस कमरे में स्मेल रहती है। ये पेंट 2 किस्मों डिस्टेम्पर और इमल्शन में उपलब्ध है। इसमें अष्टलाभ यानी 8 लाभ शामिल हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, प्राकृतिक थर्मल इंसुलेशन गुण। ये पेंट पर्यावरण के अनुकूल, नॉन टॉक्सिक, गंधहीन और सस्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।